आज बात करते हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड, क्लास 11th। इसमें जो टॉपिक है 1.1 पर टॉपिक है 1.1 व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, एंड 1.2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, एंड 1.3 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, 1.4 है टैक्सोनॉमिक एड्स। तो ये इंट्रोडक्शन है द लिविंग वर्ड्स का। बात करते हैं सीधे 1.1 से। 1.1 है व्हाट इज लिविंग। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics। मतलब अगर हम लिविंग को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता हो। और वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और माउंट ए सुइटेबल रिस्पॉन्स कम टू माउंट ए सुइटेबल रिस्पॉन्स टू कम्स टू आवर माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग वर्ड। मतलब उसके अंदर जो उसके माइंड में रेस्पॉन्स की मतलब वो होना चाहिए, सुइटेबल होना चाहिए रेस्पॉन्स। कोई भी मतलब कुछ भी अगर उसको टच करे तो उसका रेस्पॉन्स उसके माइंड में रेस्पॉन्स आना चाहिए इमीडिएटली। तो वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर्स, और इसके अलावा कुछ और भी फीचर हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट कर होने की एबिलिटी, ये भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंट्रैक्ट एंड इमरजेंस ऑफ टू दिस लिस्ट, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। अब इसमें सारे मतलब वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करते हैं। अब ग्रो किस तरीके से? दो तरीके से। मास में ग्रो करते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अब नंबर बढ़ता है इंडिविजुअल का, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर टू इन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्रोथ की टू इन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है बाई सेल डिवीजन। अगर इन मतलब प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है? दिस ग्रोथ इज सेल डिवीजन। मतलब प्लांट में जो ग्रोथ है पूरे लाइफ टाइम चलती है, पूरी लाइफ ग्रोथ होती रहती है। दिस ग्रोथ इज ग्रोथ बाई सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। पूरे जीवन भर प्लांट में ग्रोथ होती रहेगी, तब सेल डिवीजन होता रहेगा। अगर एनिमल की बात की जाए, एनिमल में दिस ग्रोथ कुछ सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ मतलब रुक जाती है। growth is seen only up to a certain age. However, cell division occurs in certain tissue, और सेल डिवीजन कुछ टिश्यू में होता है। सेल डिवीजन occurs in certain tissue to replace lost cell, जो कि लॉस्ट सेल को रिप्लेस करता रहता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवीजन से ग्रो करता है, ग्रो बाय सेल डिवीजन। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व, और हम इसको सेल डिवीजन के प्रोसेस को आसानी से देख सकते हैं इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, और एक होता है इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी। तो इन विट्रो वन कैन इजिली ऑब्जर्व, इस मतलब जो सेल डिवीजन के प्रोसेस को हम इन विट्रो कल्चर में देख सकते हैं बाई सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। से सेल के नंबर को काउंट करके देख सकते हैं कि सेल डिवाइड कर रही है, उनका नंबर काउंट करके। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, ज़्यादातर जो हायर एनिमल और प्लांट्स हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होता रहता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इन द मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वन मस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हायर हायर प्लांट और एनिमल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। मतलब बॉडी मास अगर इंक्रीज हो रहा है उसको भी ग्रोथ में कंसीडर किया जाता है। अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है, आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। अगर क्राइटेरिया बॉडी मास इंक्रीज लिया जाता है तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रो करता है। ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। माउंटेन हो गया, जैसे माउंटेन भी ग्रो करता है, बोल्डर्स और सैंड माउंट्स डू ग्रो। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो नॉन इस टाइप की ग्रोथ है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, लेकिन ये क्या एक्यूमुलेट होता रहता है, कोई भी मटेरियल उस पर एक्यूमुलेशन इकट्ठा होता रहता है, मतलब आउटसाइड ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट
इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द, उसकी सरफेस पर मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन अगर हम लिविंग की बात करें, लिविंग में ग्रोथ कहाँ से होती है, इनसाइड से, सेल अंदर डिवाइड करती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए, इसलिए अब यहाँ पे देखो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है कि ग्रोथ तो भाई ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में हो रही है। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन लिविंग है नॉन लिविंग है, तो वो क्राइटेरिया ग्रोथ तो नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रोथ दोनों में होती है। तो ग्रोथ से डिफाइन नहीं हो, मतलब होगा कि ग्रोथ ऑब्जेक्ट मतलब ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसलिए जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात की जाएगी तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लिविंग का करेक्टरिस्टिक्स तो ग्रोथ है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ग्रोथ। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, condition under which it can be observed in living organism have to be explained, and then we understand that it is a characteristics of living system. A dead organism, और जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करता है, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। अब बात करते हैं दूसरी करेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। बात करते हैं जो अगला करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द रिप्रोडक्शन इज रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, प्रोजेनी का प्रोडक्शन करना। पोजेजिंग फीचर्स मोर आर लेस सिमिलर टू ऑफ द पेरेंट्स से, मतलब ज़्यादा सिमिलर भी हो सकते हैं या कम भी सिमिलर हो सकते हैं। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी बी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल, और ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल आल्सो। फंजाई की बात करें, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रीड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ, आसानी से मतलब मल्टीप्लाई करता है और फैलता है, उसका कारण है कि इसके पास मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, इसलिए मल्टीप्लाई स्प्रीड इजीली टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, इन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, बी ऑब्जर्व बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, बडिंग। लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, बडिंग। इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया फ्लैट बर्म भी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन कितने मिलता है प्लेनेरिया में, फ्लैट बर्म, दैट इज ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स टू लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी बॉडी का एक फ्रेगमेंट लॉस्ट पार्ट हो गया, वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, फंजाई filamentous algae and protonema of mosses are easily multiplied by fragmentation। देखो अगर बात की जाए प्लेनेरिया की, प्लेनेरिया में कैसा ट्रू रीजनरेशन प्रेजेंट होता है, लेकिन फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ में सिर्फ अगर ट्रू क्वेश्चन आ गया कि ट्रू रीजनरेशन किस में प्रेजेंट है तो आंसर क्या जाएगा, प्लेनेरिया। लेकिन अगर फ्रेगमेंटेशन की बात की जाएगी तो इसमें है, वो है इसमें तीन, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस आल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर। लेकिन यही जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात होगी, व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया कैसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया या अमीबा हो गया, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक जैसे होते हैं, तो इसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही साथ चलता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही साथ होता है, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, सेल का नंबर इंक्रीज होता रहता है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर। तो हम पहले मतलब वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है टू इंक्रीज इन सेल नंबर या मास इंक्रीज या सेल नंबर इंक्रीज के इक्विवेलेंट है ग्रोथ। हेंस वी नोटिस दैट इन ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दिस, मतलब ये इससे क्लियर नहीं है कि कब रिप्रोडक्शन और
ग्रोथ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कब रिप्रोडक्शन हो रहा है कब, क्योंकि दोनों का एक ही कॉमन से इनमें क्लियर नहीं हो पाता कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसलिए है इन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात होगी तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एक दूसरे के क्या है, सिनोनिमस। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, सॉरी, फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब कुछ ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि बात की जाए म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल कपल्स। अब देखो, अब इन म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल का ये भी तो लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। अगर मान लो रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान लिया जाए तो इनके रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान लिया गया लिविंग करेक्टर, लेकिन तो फिर क्या हो जाएगा, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये तो नॉन लिविंग हो जाएंगे। तो इसलिए देखो एक ग्रोथ भी, ग्रोथ क्यों नहीं था, क्योंकि ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दोनों ही करेक्टर हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग के करेक्टर हैं, लेकिन अगर ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ नॉन लिविंग का भी करेक्टर है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन के जैसे म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बीज में, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, तो इनमें अगर रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान ली, मतलब रिप्रोडक्शन ही डिफाइन करता होता कि कौन लिविंग है कौन नहीं लिविंग है, तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या होता है, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल कपल नॉन लिविंग हो जाते। इसलिए रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये तो लिविंग है भाई, लेकिन ये बस प्रोजेनी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिविंग तो है। हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग फॉर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑफ कोर्स। और कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट नहीं है जो रिप्रोड्यूस करता हो, रिप्रोडक्शन करता हो या रेप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ, ऐसा कोई भी नॉन लिविंग नहीं है। अब दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ केमिकल से मिलकर बने होते हैं। दीज केमिकल्स, अब ये केमिकल स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, बिलोंगिंग तो वेरियस क्लासेस या साइजेज, फंक्शंस पे डिपेंड करता है, तो कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज, बनते रहते हैं और चेंज इनटू सम, कुछ दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होते बदलते रहते हैं। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शन, या और इन्हीं कन्वर्जन को, जैसे छोटे कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल बन रहा है, सिंपल से, ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के ही मतलब इसी को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शन, आर मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग, और हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो एक साथ चलती रहती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म बाई द यूनिसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सब में मेटाबॉलिज्म तो सब में प्रेजेंट होता रहता है। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, चाहे वो प्लांट हो, फंजाई हो, माइक्रोब हो, सब में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी बाय इज मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं हमारी बॉडी में, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करता हो। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमोस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, और मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिमोस्ट्रेट कर सकते हैं बॉडी के बाहर किसी सेल फ्री सिस्टम में। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इज ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग, अगर कोई भी एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है बॉडी के बाहर, किसी भी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हो रही है, टेस्ट ट्यूब में इसको परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो ना तो लिविंग होगा, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है डिफाइनिंग फीचर है बिना किसी एक्सेप्शन का। मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन।
बिना किसी एक्सेप्शन का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा हो, और कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो रहा हो। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तभी जिंदा है। जिस दिन मेटाबॉलिज्म बंद हो जाएगा, कोई भी रिएक्शन बंद, सारी रिएक्शन बंद हो जाएंगी, मतलब वो डेड हो गया। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, मतलब आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नहीं है बट श्योरली लिविंग रिएक्शन है। रिएक्शन तो लिविंग है लेकिन लिविंग तो नहीं है वो। एंड सेलर, हेंस सेलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग, भाई सेलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेटाबॉलिज्म भी है। सेलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is the ability to, तो सबसे most complicated and most obvious and technically complicated feature of all living organism is the ability to sense their surrounding या environment या अपने surrounding को sense करने की ability जो सबसे complicated feature है, and response to their environmental stimuli which could be physical, और वो stimulus कैसा भी हो सकता है, physical, केमिकल या बायोलॉजिकल। मतलब सबसे ज़्यादा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो एबिलिटी टू सेंस देयर इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग और इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी, और उसका रेस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब कोई भी उस पर, मतलब किसी को अगर गर्म लगा दिया जाए, कोई भी ऐसी चीज़ है जो गर्म लगा दी जाए तो वो तुरंत उसको हटाने की कोशिश करेगा, मतलब ये उसका एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। कोई भी स्टिमुलस दिया उसको, उसका तुरंत रेस्पॉन्स आ गया। तो ये मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। विच कुड बी फिजिकल, चाहे वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल, वो रेस्पॉन्स तो देगा किसी तरीके से दे, फिजिकल दे या केमिकली दे, या कोई मतलब कोई भी ऐसी केमिकल की तरह रेस्पॉन्स दे या बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स दे, रेस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। तो बी सेंस अवर इन्वायरमेंट थ्रू अवर नोज, जैसे कि हम अपनी नाक से, वो अब सॉरी नोज कह रहे हैं, बी सेंस अवर इन्वायरमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन, जैसे हमारे पास नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गई, तो ये सेंस ऑर्गन है, तो हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर लेते हैं अपने सेंस ऑर्गन से। तो बी सेंस इन्वायरमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। अब बात करते हैं, जैसे ये तो एनिमल की बात हो गई अब, लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर से रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनको रेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब इनको सेंस करते हैं कि कब उनको पानी चाहिए, कब कब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो कम टेम्परेचर पे, तो इसलिए तो सीजनल, हर सीजन में अलग अलग कोई भी मतलब प्लांट ग्रो करता है। सारे प्लांट एक सीजन में नहीं ग्रो करते, कोई मतलब समर में ग्रो कर रहा है, कोई विंटर में ग्रो कर रहा है, कोई स्प्रिंग सीजन में ग्रो कर रहा है। टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म pollutants extra, all living organism from the prokaryotes से to मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट से लेकर जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन बी सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। मतलब चाहे वो प्रोकैरियोट लिविंग होना चाहिए, बस ये है कि लिविंग होगा तो उसके अंदर एक कैरेक्टर होगा ही होगा। सारे रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज, सेंस और रेस्पॉन्ड, ये करेक्टरिस्टिक्स होगी होगी। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, उनके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के, मतलब दोनों में ही, चाहे वो प्लांट हो तब भी उसके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट होगा और एनिमल का में भी अफेक्ट होगा। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से हैंडल करते हैं जो इंटरिंग देयर बॉडी, जो इनके बॉडी के अंदर होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, जितने भी लिविंग और उनके अपने सराउंडिंग के बारे में वो अवेयर हैं, मतलब जानते हैं कि मेरे सराउंडिंग में क्या है क्या नहीं है, तो वो सराउंडिंग के बारे में अवेयर हैं। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली, ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ओनली ऑर्गेनिज्म खुद के बारे में जानता है, जैसे बाकी एनिमल हैं वो खुद के बारे में नहीं जानते हैं। अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ओनली ह्यूमन, दैट इज इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सभी में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट ही होगा, लेकिन अगर बात की जाए सेल्फ कॉन्शियसनेस की, वो सिर्फ इसमें प्रेजेंट होगा, ह्यूमंस में। कॉन्शियसनेस देयरफॉर द बिकम द डिफाइनिंग फीचर्स, इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली एंड ओनली ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स इट इज
all the more difficult to define the living state when it comes to human beings. तो इट इज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफ़ाइन करना लिविंग स्टेट को भी ऑब्जर्व। ऐसी कंडीशन जैसे कि कोई पेशेंट कोमा में है, अब उसको डिफ़ाइन करना मतलब एक बड़ा कठिन हो गया ना, तो डिफ़िकल्ट हो गया। बी ऑब्जर्व ए पेशेंट लाइंग इन कोमा, हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स, मतलब उसको मशीन से ज़िंदा रखा जा रहा है बस, जैसे जिसका हार्ट या किडनी लंग्स को रिप्लेस कर दिया गया। द पेशेंट इज़ अदरवाइज, और नहीं तो ये ब्रेन डेड है, मतलब ब्रेन से तो वो डेड ही है। कोई भी उसका मतलब कोई भी वो रेस्पॉन्स ही नहीं करता, उसको टच करो या कोई मतलब कोई ऐसी गर्म चीज़ लगाओ तब भी कोई वो रेस्पॉन्स ही नहीं देगा। तो वो मतलब ब्रेन तो उसका डेड है, इसलिए कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है कि जो भी अगर हम किसी को टच करते हैं तो वो उसके ब्रेन से मैसेज आता है तो वो उसका रेस्पॉन्स देता है। अगर गर्म टच करोगे तो वो हाथ हटा लेगा, लेकिन ऐसा कोई रेस्पॉन्स देता ही नहीं है, इसलिए वो पेशेंट हैज़ नो सेल्फ, उसके अंदर कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू, और ऐसे पेशेंट कभी भी अपनी मतलब पेशेंट नेवर कम टू बैक नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाएंगे। लिविंग आर नॉन लिविंग, अब ऐसा लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। in higher classes you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. Properties of tissue are not present in the constituent cells but arise a result of interaction among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelles but arise a result of interactions among the molecular components comprise the organelle. Comprising the organelle. These interactions results in the emergent property at a higher level of organization. These emergent property at the higher level of organization. This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब खुद से रेप्लिकेट करता है। एक बार सेल्फ इवॉल्विंग हो गया, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिंग ऑर्गेन सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ की जो स्टोरी, बायोलॉजी क्या है? इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इवोल्यूशन, विकास का एक कहानी है बायोलॉजी। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रजेंट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्रेजेंट मतलब जो अभी प्रेजेंट है, पास्ट प्रेजेंट था पहले, या कोई आगे मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्यूचर में वो प्रेजेंट होगा। आर लिंक टू, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, लिंक टू वन अनदर बाय द कॉमन जेनेटिक मटेरियल से। लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल मतलब अलग अलग हो सकता है, किसी में डीएनए होगा, किसी में आरएनए होगा, तो वो वैराइंग डिग्री का हो सकता है, लेकिन कॉमन तो मिलेगा ही। अब है 1.2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड में डाइवर्सिटी। इफ़ यू लुक अराउंड यू यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब आप अपने चारों तरफ देखोगे तो बहुत सारी वेराइटी मिलेंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बी पॉटेड प्लांट्स, बहुत से प्लांट लगे मिलेंगे, इंसेक्ट मिलेंगे, बर्ड मिलेंगे, योर पेट्स एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलेंगे। देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट बी सी। और भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आप देख नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे चारों तरफ तो प्रेजेंट तो हैं ही। कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू, मतलब चारों तरफ हैं। इफ़ यू बी वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। अगर आप अपना एरिया बढ़ाओगे तो ऑर्गेनिज्म भी और ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, उनकी डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी ना, और ज़्यादा डाइवर्सिटी में मिलेंगे ऑर्गेनिज्म। एंड ऑब्वियस इफ यू वेयर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, और अगर आप घने जंगल में जाते हो तो यू वुड प्रोबेबली से की मच ग्रेटर नंबर, बहुत सारे एंड बहुत सारे नंबर में और तरीके काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, हर तरीके का ऑर्गेनिज्म मिलेगा अगर जंगल में जाओगे तो, बहुत घने जंगल में। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पेसीज, और कोई भी मतलब चाहे वो डिफरेंट काइंड का प्लांट हो, एनिमल हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो आप देख सकते हो, कैन यू सी
रिप्रेजेंट एक स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एज डिस्क्राइब्ड 1.7 to 1.8 मिलियन। नंबर ऑफ स्पेसीज दैट यू नोन एंड डिस्क्राइब जो हो चुकी हैं अभी वो कितनी है 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स टू इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी या नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी क्या है? नंबर और कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, कितने नंबर के ऑर्गेनिज्म, नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। वी शुड रिमेंबर here that as we explore new area and even old ones, new organism are continuously being identifying। और नए एरिया में जाएंगे तो कुछ नए ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे हमें। एज स्टेटेड अर्लियर देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मतलब दुनिया में बहुत सारे मिलियंस की संख्या में प्लांट्स और एनिमल हैं। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाई देयर लोकल नेम्स। और जो हमारे एरिया में प्लांट्स वगैरह हैं उनको हम लोकल नेम से जानते हैं। उसका लोकल क्या नाम, दीज लोकल नेम्स वुड बी वेरी। अब मान लो यही हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ जो लोकल नाम प्लांट का कुछ भी है, और अगर हम दूसरे एरिया में जाएंगे तो उसका लोकल नेम बदल जाएगा, वहाँ के लोग उस प्लांट को कुछ और बोलते होंगे। मतलब लोकल नेम चेंज होता रहता है, प्लेस चेंज हो रहा है तो लोकल नेम भी चेंज हो रहा है। लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लोकल नेम है जगह बदलेगी तो लोकल नेम भी चेंज होगा। इवन विद इन ए कंट्री, एक ही कंट्री में चेंज होता रहेगा, दूसरी कंट्री छोड़ ही दो तो प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन। अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई इस प्लांट को यहाँ कुछ और बोला जा रहा था, वहाँ कुछ और बोला जा रहा है। तो दैट यू क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक ईच अदर, तो रिफर्स टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, हेंस दे आर। अब इसलिए इनके लिए भाई लोकल नेम तो चेंज हो रहा है तो कुछ ऐसा मतलब नॉमेनक्लेचर लिया जाएगा जिससे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी दुनिया में चले जाओ उसका नाम ही ना चेंज हो, उसका नाम सेम रहे, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। हैंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए मतलब एक ज़रूरत आ गई हमें नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाई सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब एक ही कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाता हो। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस प्रोसेस को कहा जाता है नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म अगर करेक्टली डिस्क्राइब है, मतलब पूरे करेक्टर पता है उसके, सब कुछ पता है, किस किंगडम का है, किस फैमिली का है, किस ऑर्डर का है, सब कुछ पता है, तभी उसकी नेमिंग मतलब हो पाएगी। nomenclature या naming is only possible when the organism is described correctly. No to that organism name is attached to this is इस प्रोसेस को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। मतलब उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए, फुल्ली आइडेंटिफाई होना चाहिए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। In order to facilitate the study, number of scientists have established the procedure to assign a scientific name to each organism. This acceptable biologists all over the world for plant scientific name for plants scientific name are based on the agreed principles and criteria पर based हैं, which are provided, जिसको इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर आई शॉर्ट में ICBN कहा जाता है। ये किसके लिए? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब ये प्लांट्स का किसी भी अगर प्लांट्स का नाम रखा जाएगा तो वो इसके अकॉर्डिंग ICBN के अकॉर्डिंग होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नीड। एनिमल के लिए ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल के लिए क्या है? इंटरनेशनल फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। और साइंटिफिक नेम इसकी गारंटी देता है कि हर एक ईच ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल या इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के किसी भी कोने पर, टू अराइव द सेम नेम, मतलब पूरे एक ही नाम से जाना जाएगा। दे आल्सो इंश्योर दैट सच नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट फॉलो universally accepted principles to provide scientific name to non-organism. Each name has two components, और हर नाम के दो components होते हैं। The name each name has two components. The पहला generic name and then specific epithet. This system of providing a name with
विद टू कंपोनेंट्स नॉन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दो कंपोनेंट हैं तो इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाई, और इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को किसने दिया था? लीनियस के द्वारा, कैरोलस लीनियस। इनका नाम पहले था कार्ल बॉन लीनियस, तो इन्होंने ही फिर ये तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, तो फिर इन्होंने पहले अपना नाम चेंज किया, उन्होंने अपना नाम दे दिया बाइनोमियल, दो कंपोनेंट्स में दिया। इनका पहले 3 में था, इसलिए उन्होंने इस सिस्टम को देने से पहले अपना नाम चेंज किया, कैरोलस लीनियस रखा। दिस इज बीइंग प्रैक्टिसाइड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। This naming system using a two words format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better. The scientific name of mango, और mango का जो scientific name क्या होता है? Written as Mangifera indica। क्या ये पहला हो गया? फर्स्ट नेम को क्या कहा जाता है? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तो अगर इसकी ये मैंजीफेरा क्या हो गया? जेनेरिक नेम, मतलब ये इसका जीनस हो गया, और ये क्या हो गया? स्पेसीज, इसको स्पेसिफिक एपिथेट। मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका उसकी स्पेसीज है और ये मैंजीफेरा जीनस है। लेट अस सी हाउ इट इज ए बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंजीफेरा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, जबकि इंडिका की बात करें पर्टिकुलर स्पेसीज है, आर स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एज फॉलोज। अब जो मतलब किसी का भी साइंटिफिक नाम लिखने के लिए हमें ये रूल आने चाहिए, ऐसे नहीं कि कैसे भी नाम लिख दिया, तो ये सारे रूल आने ही आने चाहिए। पहला रूल क्या है? बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लेटिन। मतलब जो बायोलॉजिकल नेम कैसा होता है किसी का भी, वो लेटिन में होता है, लेकिन उसको लिखा किस में जाता है? इटैलिक्स में, रिटेन इन इलेक्टिक्स। मतलब जो उसकी लैंग्वेज क्या होती है? लेटिन, लेकिन लिखा कैसे जाता है? इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, लिखा जाता है। दे आर लेटिनाइज्ड या डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन इज रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। दूसरा रूल है कि फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, जो पहला वर्ड है मतलब जीनस, फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सेकंड कंपोनेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट, इसकी स्पेसीज। थर्ड है बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन। और अगर हम मान लो प्रिंट कैसे किया जाता है? इटैलिक्स में अगर प्रिंट करना है, लेकिन अगर हम हाथ से लिखेंगे तो वो तो उसको इटैलिक्स थोड़ी चेंज कर सकते हैं। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसके लिए रूल है कि हमको उनको सेपरेटली, मतलब जीनस को और स्पेसिफिक एपिथेट को अलग अलग अंडरलाइन भी करना है। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। ये भी एक साइंटिफिक नेमिंग का रूल है बायोलॉजिकल। व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली, अलग अलग अंडरलाइन करना है, नॉट कंबाइंडली। अगर क्वेश्चन मान लो कहीं आ गया करेक्ट इनकरेक्ट में, तो ये सेपरेटली कंबाइंडली लिख दिया या कुछ और लिख दिया, लेकिन क्या होना चाहिए? सेपरेटली। अगर प्रिंट कर रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट करना है, टू इंडिकेट देयर लेटिन। और इसको वही इंडिकेट करता है इसकी लेटिन ओरिजिन की, मतलब उसकी ओरिजिन कैसी होगी? लेटिन। अगर इसमें प्रिंट करोगे इटैलिक्स में या सेपरेटली अंडरलाइन करोगे तो वो उसकी लेटिन ओरिजिन को बताएगा कि इसकी ओरिजिन कैसी होगी? लेटिन। लेटिन एक डेड लैंग्वेज है। तो फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, पहला वर्ड क्या है? जीनस। स्टार्ट्स विद कैपिटल। जीनस का जो, जैसे कि जो मैंगो का था मैंजीफेरा, मैंगो का था मैंजीफेरा, तो एम कैसा रहना चाहिए? मैंजीफेरा। मैंगो क्या नाम था? मैंजीफेरा इंडिका। ये है। इसको अगर हाथ से जैसे हमने लिख दिया तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, अलग अलग। मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करना है और इंडिका को अलग अंडरलाइन करना है। तो ये अंडरलाइन कर दिया। और अगला रूल है कि अगर मान लो जीनस को लिख रहे हो तो जीनस, ये जो जीनस है उसका पहला वर्ड वो कैपिटल में होना चाहिए। तो फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ऐसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर। वाइल द स्पेसिफिक जो इंडिका है, इंडिका का स्मॉल लेटर होना चाहिए। ये वाला जैसे ऑप्शन दे दिए, मान लो क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम फॉर मैंगो, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो तो बहुत सारे, कहीं पे ये एम स्मॉल लिख देगा, कहीं पे आई कैपिटल लिख देगा, कहीं पे मतलब उसको लेटिन जो उसका प्रिंट जो होगा वो इटैलिक्स में नहीं होगा, एकदम वैसे नॉर्मल जो अपना एब्रीविएटेड फॉर्म है उसमें लिख दिया, तो वो कैसा, वो इनकरेक्ट होगा। अगर इतने सारे रूल कोई भी नाम अगर पूछा है तो सारे रूल अगर उस पर सही बैठ रहे हैं तो वही ऑप्शन सही होगा। क्या है? फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग, जो जीनस को डिनोट करता है वो कैप, उसका पहला डिजिट जैसे एम है, एम कैपिटल होना चाहिए। और जो स्पेसिफिक एपिथेट जो सेकंड कंपोनेंट्स है उसको स्मॉल लेटर में लिखना है, उसको कैपिटल में नहीं लिखना है।
इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल, जैसे मेंजीफेरा इंडिका है, देखो एम कैसा है, कैपिटल है, और इंडिका का आई कैसा है, स्मॉल, और ये इसकी जो प्रिंट किस लैंग्वेज में है, इटैलिक्स में, और इटैलिक्स इसकी किस लैंग्वेज को शो करता है, लैटिन ओरिजिन बताता है। अगर इटैलिक्स में प्रिंट करते हो तो लैटिन, और अगर हाथ से लिखते हो तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ये सारे रूल हो गए साइंटिफिक नेम के। अब अगला देखते हैं, देखो नेम ऑफ द आथर, मान लो कोई भी साइंटिस्ट है जिसने इस नाम को लिखा है, उसका अगर नाम लिखना है तो उसके आगे, लेकिन उसका नाम लिखा जाएगा तो वो नॉर्मल, जैसे कि अलो मेंजीफेरा था, जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम था मेंजीफेरा, और किसने दिया था, उस साइंटिस्ट का, इनको लीनियस ने दिया था मेंजीफेरा इंडिका। अब हम हाथ से लिख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, कर दिया। अब ये है कि अगर साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा तो जो उसका है नॉर्मल जो एब्रीविएटेड फॉर्म है, ऐसे इसको अंडरलाइन नहीं करना है, तो हमने अंडरलाइन कर दिया, ये गलत है, इसको नहीं करना है, सिर्फ इसको अंडरलाइन करना है, जो कि ये इसकी लैटिन लैंग्वेज को बताता है कि ये इसकी लैटिन लैंग्वेज है, ओरिजिन है। लेकिन जो लिन लिखा जाएगा, मतलब लीनियस ने इसको पहली बार डिस्कवर किया था, तो लिन लिखा जाएगा, लीनियस शॉर्ट में लिन लिख दिया जाता है। तो इसको नॉर्मल ना तो अंडरलाइन करना है, और ना प्रिंट भी करोगे तो इटैलिक्स में नहीं, नॉर्मल एब्रीविएटेड फॉर्म में प्रिंट करना है। तो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब जो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, इंडिका के बाद में, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स एट द स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम इज रिटन एब्रीविएटेड फॉर्म, मतलब सिंपल फॉर्म जो अपने लोग नॉर्मली लिखते हैं, अपनी नोटबुक पर भी कोई इंग्लिश लिख रहे हैं तो नॉर्मली लिखते हैं, उसी फॉर्म में लिखा जाएगा, चाहे वो प्रिंट करो चाहे कैसे भी लिखो। जैसे मेंजीफेरा लिखा है, इंडिका लिखा है, और ये लिन नॉर्मल में है, ये दोनों कैसे किस लैंग्वेज में, मेंजीफेरा और इंडिका इटैलिक्स में प्रिंट है, लेकिन जो लिन लिखा है वो एब्रीविएटेड फॉर्म है। इट इंडिकेट दैट दिस स्पेसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, और यही इंडिकेट करता है कि इस स्पेसीज को मेंजीफेरा इंडिका को पहली बार लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना एकदम लगभग में मतलब इम्पॉसिबल है, असंभव है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसीलिए इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच एनीथिंग, किसी को भी, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब जो इजीली ऑब्जर्व, आसानी से दिखाने वाले कैरेक्टर में उनको मतलब कन्वीनियंट कैटेगरी में को ग्रुप में रख दिया, इनटू ग्रुप्स कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द सम, कुछ आसानी से दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स, उसकी बेसिस पर वही होता है उसका क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई कर दिया। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स, जैसे कि प्लांट्स आर एनिमल, प्लांट्स या एनिमल है, कोई भी ग्रुप इजीली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसे डॉग, कैट, इंसेक्ट। तो मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स तो वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ए डॉग, अगर कुत्ते को देखते हो तो क्या इमेज बनती है, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स आर नॉट कैट, तो वो अगर किसी को मतलब डॉग को देखोगे तो वो डॉग ही की इमेज बनेगी, ना कि कैट की बन जाएगी। तो नाउ इफ वी वेयर थिंक ऑफ अल्सेशियंस वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, अल्सेशियंस होता है कि डॉग की स्पेसीज के लिए यूज किया जाता है, वी नो दैट आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी वेयर से मैमल्स, अगर किसी मैमल्स की बात करें तो वुड यू फोर्स ऑफ थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी ईयर्स, ये एनिमल करेक्टरिस्टिक्स, मैमल्स का करेक्टरिस्टिक्स है। मैमल्स का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी ईयर। लाइकवाइज विद इन प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, वीट की बात करते हैं तो पिक्चर ऑफ ईच माइंड, हमारे दिमाग में किसकी पिक्चर बनेगी, वीट की, वी विल बी वीट प्लांट नॉट फॉर राइस, जैसे अगर हमने गेहूं का पेड़ देखा तो गेहूं की ही इमेज बनेगी, ना कि चावल वो धान की गेहूं मतलब इमेज बन जाएगी प्लांट की, नॉट ऑफ राइस एनी अदर प्लांट, या राइस के अलावा किसी दूसरे प्लांट की नहीं, अगर गेहूं के बारे में, वीट के बारे में सोच रहे हैं तो वीट की इमेज बनेगी। कन्वीनियंट, hence all these are dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animals etc are convenient category हैं जो कि we use to ऑर्गेनिज्म को यूज करने के लिए, मतलब स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। and the scientific term
फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा, और इन जो कैटेगरी है, जैसे वीट भी एक टैक्सा है, मतलब ये जो इनके लिए कैटेगरी के लिए साइंटिफिक टर्म यूज किया गया है उसको टैक्सा कहा है। हेंस यू मस्ट रिकॉग्नाइज टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट वेरी डिफरेंट लेवल। द प्लांट आल्सो फॉर्म एक टैक्सा बनाता है, बीट आल्सो एक टैक्सा है, सिमिलर एनिमल, मैमल, डॉग आर आल्सो, सारे ऑल टैक्सा ही हैं, बट यू नो दैट डॉग क्या है, एक मैमल है, डॉग इज ए मैमल, और मैमल क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। देयरफॉर एनिमल, मैमल, डॉग आर टैक्सा हैं, लेकिन डिफरेंट लेवल के टैक्सा हैं। भाई डॉग क्या है, मैमल, मैमल क्या है, एनिमल ही तो है मैमल, और है तो सभी टैक्सा, लेकिन सबका लेवल अलग अलग है, डिफरेंट लेवल पर टैक्सा है। देयरफॉर एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा, लेकिन डिफरेंट लेवल पर। Hence, based on the characteristics, all living organism can be classified into different taxa. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई किया गया है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासी, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential to form the basis of modern taxonomic studies. Hence characterization, identification, classification, nomenclature are the process that are basic to taxonomy के लिए जो basic process हैं, characterization की कैरेक्टराइजेशन, सी ऐसे याद रख सकते हैं, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। द प्रोसेस देयर बेसिक टेक्सोनॉमी के लिए बेसिक प्रोसेस हैं। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, मतलब टेक्सोनॉमी कुछ नई नहीं है। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. And the earliest classification were based on the uses of various organisms. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them. And this branch of study was referred to as systematics. The word systematic is derived from the Latin word है जिसका सिस्टेमा, सिस्टमेटिक जो वर्ड है वो सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी, लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी यूज किया था। यूज सिस्टेमा नेचुरी इज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, मतलब इनकी बुक का नाम था एक सिस्टेमा नेचुरी। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर enlarged to include identification. Systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, classification. सिस्टमेटिक्स के लिए देखो अभी क्या था, अगर बात करें टेक्सोनॉमी, जो बेसिक है टेक्सोनॉमी के लिए क्या थे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, और क्या था, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये थे बेसिक टेक्सोनॉमी के। लेकिन अगर सिस्टमेटिक की बात करें, ओनली 3। स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड, सिस्टमेटिक में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, INC। सिस्टमेटिक के लिए सिर्फ 3 की ज़रूरत है, लेकिन टेक्सोनॉमी के लिए बेसिक क्या है, चारों, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। कि आज तक इतना ही, बाकी अगला जो अगले लेक्चर में है वहाँ यहाँ से टेक्सोनॉमी कैटेगरी से आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो भी इस चैनल पे, प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।